I can't keep up with your style. I can't keep up with your style. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। मैं सुनील जैन और आप देख रहे हैं फुल सुंदर एजुटेक, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर संसद के बारे में। इसके दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी संसद का गठन कैसे होता है, संसद सदस्य होने की योग्यताएं निर्योग्यताएं क्या क्या हैं, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसमें था लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संसद के कार्य। यानी ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की संसद, जहां से पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पूरे देश का प्रशासन जहां से संचालित किया जाता है, और जहां हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं, वो वहां क्या करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारी जो देश की संसद, उस संसद के कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या काम उन्हें करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कोई देर किए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप सभी बच्चे हर वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट्स भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, संसद के कार्य। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संसद के जो कार्य हैं उनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है मुख्य रूप से, जिनमें है पहला विधि निर्माण, दूसरा है धन विधेयक पारित करना, तीसरा संविधान संशोधन का कार्य, और चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। आइए अब इन पर एक एक करके हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या काम करने होते हैं इनको इन टॉपिक्स के अंतर्गत। सबसे पहला काम देखा था हमने विधि निर्माण। विधि का मतलब होता है यहाँ पर कानून, कानून का निर्माण। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे देश में जो भी कानून बनते हैं, जितने भी कानून विधि का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? हमारे देश की संसद में। यानी हमारे द्वारा चुने गए जो सांसद हैं, जहां संसद में जाकर बैठते हैं, वो वहां पर क्या कार्य करते हैं? विधि निर्माण का, कानून के निर्माण का कार्य वो करते हैं। आइए इनसे जुड़ी हुई जो मुख्य मुख्य मेन बातें हैं उनको बहुत ही संक्षिप्त में आप एक बार यहाँ देख लें, फिर उसके बाद हम उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला है विधेयक। ये शब्द बार बार आपके आएगा टॉपिक में। विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक, नॉट विधायक। ध्यान रखना, यहाँ पर विधायक अलग चीज होता है और विधायक होता है जो विधानसभा में जाकर जो मेंबर बैठता है, चुनते हैं हम उसको, एमएलए जिसको हम कहते हैं, वो विधायक कहलाता है। जबकि विधेयक किसे कहते हैं? जब किसी कानून का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। यानी कोई भी कानून की जो रूपरेखा, ड्राफ्ट जो बनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम विधेयक कहते हैं। अब ये विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से विधेयक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फिर उन दोनों के भी फिर अलग अलग प्रकार होते हैं। जिसमें पहला है विधेयक को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर। सबसे पहला प्रकार तो हम इसके आधार पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा है संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर। अब जो पहला प्रकार है उसके भी 2 प्रकार हैं। विधेयक को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर इसमें 2 हैं। पहला सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। इनको हम आगे पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप समरी के रूप में इनको दिमाग में रखें। फिर दूसरा है संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर। यानी संसद में जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, वो अलग अलग विधेयक में अलग अलग किया जाता है। जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार हम इसके अंतर्गत बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विधि निर्माण क्या होता है, कानून का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जहां जहां भी मैंने रेड कलर में और हाईलाइट किया हुआ इनको, तो इनको आप अपने कीवर्ड्स के रूप में, नोट्स के रूप में आप इनको नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपनी बुक के अंतर्गत भी आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेसन के, पूरे लेसन के नोट्स मैंने बनाए हैं, और वो नोट्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने अवेलेबल कराया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करके वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में उनको लिख सकते हैं, या डाउनलोड करके प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। तो ये तो थी नोट्स की बात। पहला है विधि निर्माण। सरकार के व्यवस्थापिका अंग का सबसे प्रमुख कार्य विधि निर्माण होता है। यानी सरकार के 3 अंग हमने पढ़े थे पहले, व्यवस्थापिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका जो कानूनों की क्रियान्विति का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो न्याय की स्थापना करती है, कानून की व्याख्या करती है और न्याय की स्थापना करती है, दोषी को दंड देती है। ये कार्य न्यायपालिका के थे। तो पहला जो अंग है सरकार का, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका अंग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? विधि निर्माण करना होता है। अब व्यवस्थापिका, संसद जो है वो भारत की व्यवस्थापिका है, अतः उसका मुख्य कार्य क्या है? विधि निर्माण का कार्य है। अब भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं तीसरे लेसन में, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो संघात्मक व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि संघ और प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यानी दो तरह की सरकारें होती है, एक संघ सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरी होती है उस संघ के, उस केंद्र के अंदर में विभिन्न राज्य जो होते हैं उनके अलग अलग सरकारें। इनके मध्य में जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो शक्तियों का विभाजन अपनी मनमर्जी से न होकर संविधान के अनुरूप लिखित में उनकी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघ सूची के विषय, प्रांतीय सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो संघ एवं प्रांतों में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं प्रांतों में शक्ति विभाजन का कार्य किया गया है। इसके अनुसार संघ सूची एवं समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों में से किसी भी विषय पर संसद विधान बना सकती है। यानी संघ सूची में तो बना ही सकती है, समवर्ती सूची में भी वो बना सकती है, और कई बार अवशिष्ट शक्तियों पर भी वो कानून बना सकती है। और इसके अलावा कई बार राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें भी विशेष परिस्थितियों में संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है? संसद का। संसद का पहला और प्रमुख कार्य है विधि निर्माण, कानून बनाने का। अब ये जो कानून बनाने का जो प्रस्ताव संसद में रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो भी कानून बनाने का जो मसौदा तैयार किया जाता है तो वो किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में रखा गया है, ध्यान दीजिए आप यहां पर कि यदि विधेयक जो है वो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा सदन में रखा गया है तब उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। जबकि साधारण सदस्यों के द्वारा, यानी सरकार के जो सदस्य हैं, सरकार के जो सांसद है, उनके अलावा अगर जो कोई प्रस्ताव रखता है, कोई विधेयक रखता है, तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक को पारित होने के लिए संसद में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं आप। प्रत्येक विधेयक जब भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो उसके 3 वाचन होते हैं। नियत समय पर सदन में संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। आमतौर पर अनुमति दे दी जाती है। इस प्रकार सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है। जब सदन के सम्मुख ये मांग की जाती है कि हम ये विधेयक रखना चाहते हैं, इसकी हमें अनुमति दी जाए, तो ये जो अनुमति है यही इसका प्रथम वाचन कहलाता है। द्वितीय वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय वाचन, इस पर आप ध्यान से देखना। द्वितीय वाचन किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक अवस्था होती है। सामान्यतः इस अवस्था में विधेयक पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। अंडरलाइन कर लें आप, प्रवर समिति। यानी जब द्वितीय वाचन होता है, पहले तो सदन की अनुमति, अध्यक्ष की अनुमति मांगी जाती है। जब अध्यक्ष के द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो फिर उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जो विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। बहुत ही गहनता से उस पर विचार किया जाता है, प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है। वो जो प्रवर समिति होती है वो प्रत्येक कानून पर, प्रत्येक धारा पर उस पर विचार करती है, चर्चा करती है, और निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन में बहस एवं विचार विमर्श होता है। उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। ये पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। यानी उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है कि क्या इस धारा से सब सहमत हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, और जब संशोधन किया जाता है तो उस धारा को हटा दिया जाता है या उसमें संशोधन कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। इसके पश्चात विधेयक में, यानी
पहले तो अनुमति ली जाती है, फिर द्वितीय वाचन में प्रवर समिति का गठन किया जाता है, उस पर बहुत बारीकी से गहनता से विचार होता है, उसकी प्रत्येक धारा पर बहस विचार विमर्श होता है, उस पर मतदान होता है और ये पूरी प्रक्रिया विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाती है। और इसके पश्चात विधेयक में आवश्यक यानी द्वितीय वाचन के दौरान जो भी सुझाव मिलते हैं संशोधन के या किसी धारा को हटाने के या इसमें संशोधन करने के, तो उनको आवश्यक शाब्दिक एवं औपचारिक संशोधन किए जाते हैं एवं अंतिम रूप से पारित करने के लिए सदन में उसको प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि द्वितीय वाचन में विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो चुकी होती है, अतः तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के उपरांत मतदान होता है। अब द्वितीय वाचन में क्योंकि बहुत ही गहनता से उस पर विचार विमर्श हो चुका होता है, तो तृतीय वाचन जो होता है, तो तृतीय वाचन के समय उसको वापस से रखा जाता है और बहुत ही सामान्य चर्चा के पश्चात अगर सब सर्वसम्मति से अगर उसको पास कर देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो उस पर मतदान होता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, यानी जितने भी उपस्थित सदस्य हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका अगर साधारण बहुमत उस विधेयक के पक्ष में होता है तो वह उस सदन से पारित समझा जाता है और फिर उसे अगले सदन में भेज दिया जाता है। अब आती है बात विधेयक यानी एक सदन से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में आता है, विधेयक दूसरे सदन में। तो जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो वहां से पारित किए जाने के पश्चात उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां पर भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। जो प्रथम सदन में जो कार्य हुआ वही दूसरे सदन में भी उसके 3 वाचन होते हैं। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी दूसरे सदन में भी उसके 3 वाचन होते हैं और तीनों वाचन होने के बाद जब उसको पारित कर दिया जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के सामने हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कोई भी मसौदा जो है वो कानून का रूप नहीं ले पाता है। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति अगर ये बनती है कि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, अथवा सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा ही नहीं करे, उसे लटकाए रखे, पेंडिंग रखे, तब इसका अर्थ यह होता है कि उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। यानी अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए दूसरे सदन से उसको अस्वीकार कर दे या उसमें ऐसे संशोधन करे जो कि पहले सदन को मान्य नहीं हो, या उसे 6 महीने तक उसे पढ़ाई रखे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करे या उसको लटकाए रखे, तब ये समझा जाता है कि दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। और अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी दोनों सदनों की। तो अब हम बात करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस असहमति या गतिरोध का समाधान कहां होता है? संयुक्त बैठक में। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। वो संयुक्त बैठक बुलाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत उसे ये पावर होता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। यानी वैसे तो सब दोनों की राज्यसभा की जो सभापति या अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले, ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर निर्णय कैसे होगा कि दोनों सदनों के जितने भी सदस्य उपस्थित हैं या मतदान में भाग ले रहे हैं उन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए दोनों का 545 प्लस 245, ये तो टोटल संख्या है, लेकिन मान लीजिए दोनों सदनों के मिलाकर 500 सदस्य ही उपस्थित हैं या वोटिंग में भाग ले रहे हैं मतदान में, तो 500 में से बहुमत कितने का होगा? 251 का। तो 251 सदस्य अगर उसके पक्ष में है तो वो विधेयक पारित समझा जाता है। अभी तक केवल 3 विधेयक ऐसे हैं जो संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं, यानी ऐसे 3 विधेयक हैं जिनके लिए संयुक्त बैठक बुलाने की नौबत आई। और वो कौन कौन से हैं? दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निरोधक अध्यादेश
जिसको पोटा भी कहा जाता है 2002। ये 3 विधेयक जो हैं, इनके लिए ही संयुक्त बैठक बुलाने की अभी तक आवश्यकता पड़ी है। फिर आती है बात विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, यानी जब दोनों सदनों से अलग अलग सदन से वो पास हो जाता है, या दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक से वो पास होता है, तो फिर उसके बाद वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के हेतु प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारी कार्यपालिका का यानी सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संपूर्ण कामकाज, संपूर्ण प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होता है। प्रत्येक कानून पर, प्रत्येक विधेयक पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राष्ट्रपति के। तो वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही भारत की संसद का भी वो अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कोई विधेयक, अधिनियम अर्थात कानून बनता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर पाता है। अब यहां देखिए क्या होता है। मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को भी ये लगता है कि इस कानून में कहीं न कहीं कोई कमी है या इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तो वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार संसद को वापस भेज सकता है। लेकिन यदि संसद संशोधनों सहित, मान लीजिए जो उसमें वांछित संशोधन चाहते हैं राष्ट्रपति, जो चाहते हैं, अगर वो संशोधन कर दिए जाते हैं, अथवा बिना किसी संशोधन के भी, मान लीजिए संसद उनके सुझावों से अगर सहमत नहीं होती है और कोई संशोधन नहीं करती है संसद, तो वह बिना संशोधन के भी पुनः उस विधेयक को पारित करके और राष्ट्रपति के समक्ष अगर भेजती है, तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो कोई भी विधेयक जो है वो कानून का रूप ले लेता है। इस प्रकार विधि निर्माण की ये जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। यानी कानून निर्माण की जो ये प्रक्रिया थी, एक सदन से 3 वाचन होना, फिर दूसरे सदन से 3 वाचन होना, मान लीजिए गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाना, फिर वहां से पास होना, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो ये जो प्रक्रिया है ये समाप्त होती है। लेकिन संसद का ये कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके द्वारा संसद लोगों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने एवं देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। यानी संसद का जो मुख्य कार्य है, जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है, वो कब पूरी मानी जाती है? जब वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन क्या संसद देश के सभी नागरिकों के लिए विधि निर्माण का अधिकार रखती है? तो आपका जवाब होगा कि निश्चित रूप से रखती है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक जो है वो संविधान से ऊपर नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक जो भारत में रहता है उसे भारत के कानूनों को मानना होता है। लेकिन यहां आपको ये आश्चर्य होगा कि देश के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं, जैसे मुसलमान और ईसाई वर्ग जो है, उनके लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए केवल, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी क्षेत्रों में नहीं, केवल सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। तो फिर क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? उन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनके लिए अपने पर्सनल लॉ बोर्ड होंगे। यानी ये जो अल्पसंख्यक वर्ग जिनको हम कह सकते हैं, तो इनके लिए इनके पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं। लॉ यानी कानून, पर्सनल यानी व्यक्तिगत। इनके जो सामाजिक और धार्मिक कानून जो इनके लिए बनते हैं, इनके लिए इनके व्यक्तिगत कानून बनाने के लिए बोर्ड होते हैं जो उनके सामाजिक जीवन के नियमों का निर्धारण करेंगे। यद्यपि यह संविधान प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यानी क्योंकि फिर सबको समान कहां समझा गया, तो समानता के मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन है। यही नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का यह कर्तव्य घोषित है कि वह यथाशीघ्र समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। यानी ये जो विशेषाधिकार है ये अभी तक भी बरकरार है। और आइए अब हम बात करते हैं जो संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है धन विधेयक पारित करना। पहला था विधि निर्माण करना, दूसरा है धन विधेयक पारित करना। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य धन विधेयक को पारित करना है। अब ये धन विधेयक क्या होता है? यानी वित्त से संबंधित, धन से संबंधित जो भी विधेयक कानून बनाना होता है, विधेयक पारित करवाना होता है, वो धन विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 109 में
धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 109 में इस धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है और 110 अनुच्छेद में इसे पूरी तरह से परिभाषित किया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। ये परिभाषित 110 में किया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर ये ध्यान दें कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश से। राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही उसे पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है। यानी साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक जो है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात उसे राज्यसभा में पारित होने के लिए भेजा जाता है। अब राज्यसभा के लिए विधेयक की उसे प्राप्ति की तिथि से, धन विधेयक जैसे ही राज्यसभा को प्राप्त होता है तो प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है। यदि 14 दिन में लौटाया नहीं जाता तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया माना जाएगा। यानी मान लीजिए राज्यसभा जो है वो उसे लटकाए रहती है या 14 दिन के अंदर अंदर उसे पास करके नहीं भेजती है, तब भी उसे पास किया हुआ माना जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है। यहां भी आप ये ध्यान दीजिए कि धन विधेयक हमेशा अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, ये गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। और तीसरा संसद का महत्वपूर्ण कार्य है संविधान संशोधन का कार्य। पहला विधि निर्माण का कार्य, दूसरा धन विधेयक पारित करना और तीसरा है संविधान संशोधन का कार्य। यानी जो संविधान बना हुआ है पहले से हमारे देश का, चूंकि वो आज से 70-75 वर्ष पूर्व के कानून बने हुए हैं और मान लीजिए वर्तमान परिस्थितियों में उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना अपरिहार्य बनता है तो ये कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उपकरण होता है। यानी सामाजिक कानून, आर्थिक कानून, राजनीतिक कानून, ये सभी कानून निर्माण का कार्य किसका होता है? संसद का। और संविधान जो है वो इसकी पूर्ति करता है। आवश्यकताओं में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में बदलाव भी आवश्यक होता है। समय के साथ जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती जाती है उसके अनुरूप हमारे देश के कानूनों में बदलाव करना भी आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान में संशोधन की व्यवस्था होती है, पुराने कानूनों में संशोधन करने की व्यवस्था होती है। अब ये संशोधन प्रक्रिया, ये जो संशोधन है, संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान लचीला एवं कठोर दो प्रकार का होता है। संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, लचीला और कठोर। ब्रिटिश संविधान जहां सबसे लचीला संविधान का उदाहरण है, यानी ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, उसमें जब चाहे जब संशोधन किया जा सकता है, तो सबसे लचीले संविधान का उदाहरण अगर है तो वो है ब्रिटेन का संविधान। और अगर सबसे कठोर संविधान का उदाहरण अगर आपको देखना है तो वो है अमेरिका का संविधान। तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। अब भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान है कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अंडरलाइन कर लें आप, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 368 में। इसके अनुसार संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं दी गई है उसके अनुसार संविधान में संशोधन जो वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से होता है। यानी एक तरीका तो यह है कि अधिकांश जो धाराएं हैं संविधान की उनमें संशोधन करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी उपस्थित का नहीं, कुल सदस्य संख्या का। और अगर उपस्थित का देखना है तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो वो संशोधन मान्य होता है। कुछ संविधान की धाराएं तो ऐसी हैं, परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, यानी राज्यों को प्रभावित करने वाले अगर जो कोई कानून है, संशोधन है, जिनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, राज्यों के विधायी संबंधों में परिवर्तन, विधायी यानी जो कानून निर्माण संबंधी कार्य हैं, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में भी अगर कोई संशोधन करना हो तो ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे अनुसमर्थन प्राप्त होना भी आवश्यक होता है। यानी ऊपर का जो बहुमत है ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। कौन से कामों में?
राज्यों से जुड़े हुए, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन, विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व या स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो, तो इन सब मामलों में संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जाता है। तो एक प्रकार तो ऊपर हो गया, दूसरा कि आधे राज्यों का समर्थन भी। अब तीसरा प्रकार एक और है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का ये तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 में उल्लेखित दोनों तरीकों से अलग है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन करने का जो विधेयक है वो दोनों में से, राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक होता है। अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता, दोनों में अलग अलग इसको बारी बारी से पास कराना आवश्यक होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित समझा जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो पारित समझा जाएगा। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार विधेयक तीन प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने विधेयकों के प्रकार पढ़े थे, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, फिर प्रक्रिया के आधार पर साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये तो साधारण एवं धन विधेयक पर जहां लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त होता है, क्योंकि साधारण और धन विधेयक सबसे पहले कहां पेश किए जाते हैं? लोकसभा में, और लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा अगर उनको पारित भी नहीं करती है धन विधेयक को, तब भी वो पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा ज्यादा प्रभुत्वशाली होती है। वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है। संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो दोनों सदनों से चूंकि अलग अलग पारित करवाना आवश्यक होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, प्रभुत्व प्राप्त है। क्योंकि अगर एक सदन इसे पारित करे और दूसरा इसे पारित नहीं करे, तब ये संविधान संशोधन विधेयक जो है वो समाप्त समझा जाएगा। और अब बात करते हैं हम चौथा जो संसद का कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। यानी कार्यपालिका विधि निर्माण के कार्य करती है, उसके बाद धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन करना, और इसके बाद वो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है एवं जनता मताधिकार के माध्यम से उसे नियंत्रित करती है। कैसे? यानी अगर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती है तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है आने वाले टाइम पर, तो मत देकर जनता उनको अपना आईना दिखा देती है। लेकिन कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था अर्थात संसद को प्राप्त है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कैसे? संसद का जब अधिवेशन चलता है, सत्र चलता है, तो उस दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और कार्यपालिका का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं उनके विभागों पर वो प्रश्न चिन्ह लगाती है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछती है और काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को उनके जवाब देने पड़ते हैं। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा को प्राप्त है, वह है विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। यानी कार्यपालिका के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति संसद जो है वो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उन पर नियंत्रण रखती है। विश्वास का मत यानी विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो प्रधानमंत्री सदन में प्रस्तुत करते हैं और सदस्यों से इसके पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह करते हैं। मान लीजिए कभी इस प्रकार की स्थिति आती है और विपक्ष इस प्रकार की मांग करता है कि जो सरकार है वो अल्प मत में आ गई है, सरकार अल्प मत में आ गई है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करते हैं और विश्वास प्रस्ताव वो सदन में रखते हैं और सभी सदन के सभी सदस्यों से उसे पारित करने का आग्रह करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? सरकार नहीं रखती है या प्रधानमंत्री नहीं रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है, यानी विपक्ष उसकी पहल करता है। विश्वास मत के पारित न होने यानी विश्वास प्रस्ताव रखा और वो मान लीजिए पारित नहीं हुआ, या अविश्वास मत के पारित होने से मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव रखा और वो पारित हो गया, तो इन दोनों का ही परिणाम मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाना
होता है। इसके साथ ही संसद देश में विचार विमर्श का सबसे बड़ा मंच है, जहां पर बैठ के देश के समस्त जनप्रतिनिधि जो हैं वो देश का भाग्य निर्माण करते हैं। विकास एवं कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से संसद में चर्चा होती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन एवं उनको पद से हटाने का कार्य भी करती है। यानी उपरोक्त जो 4 प्रकार के कार्य हमने पढ़े, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में संसद और भी क्या कार्य करती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, और इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में भी ये भाग लेती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद एक बहुमुखी, बहुआयामी कार्य वो संपादित करती है। तो आज का चैप्टर होता है यहीं समाप्त, और अब इसके बाद का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें जो आपकी सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के जो 3 लेसन हमने अभी तक पढ़े हैं, ये देखिए आप, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं येलो कलर से, ये लेसन तो आएंगे नहीं, ये हट चुके हैं। और जो सेकंड पार्ट की फर्स्ट यूनिट के जो 2 लेसन है वो, और ये तीसरा लेसन, इन तीनों लेसन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे मैं पेपर बना के आपके लिए तैयार करूंगा वो वीडियो, तो आप उसको देखना नहीं भूलें। और उस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं उस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके और उसको सोल्व कर सकते हैं, अपनी कॉपी में भी आप उसको हल कर सकते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में डाल चुका हूं। ये जो फर्स्ट पार्ट था ए भाग का जो तीनों लेसन थे, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता, और स्वतंत्रता एवं समानता, ये तीनों लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आएगा, इसी का, ये 3 लेसन का। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं समाप्त आज की इस क्लास को, और बने रहिए मेरे साथ आगे के टॉपिक्स समझने के लिए। आप घर बैठकर देखते रहें, पढ़ते रहें, और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो, ऐसे में आपके लिए कामना करता हूं। लेकिन आप भी प्लीज हर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहें।